सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। अद्वितीय मतलब वो जिसके सिवा और कुछ है ही नहीं। अलग अलग जो भी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उन सब का जो सोर्स है, जो मटेरियल कॉज है, जो सब्सटेंस है जिसका वो बना है, वो मैं हूँ। अद्वितीय का मतलब यह है। जहाँ कोई फॉर्म दिख रही है वहाँ भी मैं हूँ, जहाँ नहीं दिख रही है वहाँ भी मैं हूँ। तभी अद्वितीय हुआ, नहीं तो सेपरेशन आ गया ना, कि जहाँ फॉर्म है वहाँ तो मैं हूँ, जहाँ फॉर्म नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ। इसका मतलब मैं अद्वितीय नहीं हूँ। इसका मतलब दो हो गए ना, एक स्पेस हो गई और एक फॉर्म हो गई, एक लिविंग हो गया एक नॉन लिविंग हो गया। अद्वितीय का मतलब कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मटीरियल with which everything is made of, all the 5 elements and everything that exists in these 5 elements. एवं मतलब और, सिर्फ इतना ही नहीं। एवं का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं अब चाहे अष्टावक्र जी खुद को मैं कहें या राजा जनक को कहें, यहाँ पर वैसे राजा जनक को कह रहे हैं, लेकिन वो चाहे खुद को कहे चाहे राजा जनक को कहे, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस मैं में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं अद्वितीय है तो, अगर वो उस मैं की बात कर रहे हैं जिस लेवल पे वो दोनों अलग अलग हैं, जैसे अष्टावक्र जी दिखने में बिल्कुल अलग है, राजा जनक बिल्कुल अलग है, काम अलग अलग करते हैं, तो वो उस मैं की बात नहीं कर रहे हैं। वो उस मैं की बात कर रहे हैं जिस मटेरियल की वो दोनों बॉडीज बनी है, तो उनका मैं वहां पर है। तो पहले हमको अपने मैं को ठीक जगह पर रखना है, फिर हम समझ सकते हैं इस बात की गहराई को। इन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर है, अगर आप इसकी डेप्थ को फील कर पाओ, इसको समझ पाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, एवं मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। मैं बोध स्वरूप हूँ, इसमें तो हमें किसी को कोई डाउट है ही नहीं कि मैं कॉन्शियस हूँ। अगर मैं कॉन्शियस नहीं होता तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके बारे में किसको पता लग रहा है? सपना आया गया, इसके बारे में किसको पता लग रहा है? कुछ दिख रहा है, कुछ टच हो रहा है, कुछ सूंघने में आ रहा है, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, किसको पता लग रहा है? जिसको पता लगता है वो बोध स्वरूप है, जिसके होने से पता लगता है। अगेन यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, एक सब्सटेंस है जिसको वो फील होता है। वो जो सब्सटेंस है, अगर इस और को हम दोनों को जोड़े तो एक तो हमारा एक्सपीरियंस है, दूसरा हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। एक हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि मैं बोध स्वरूप हूँ, विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ, ये तो हमारा सबका एक्सपीरियंस है। सोचते कुछ और हैं, लेकिन एक्चुअल में हम सब कॉन्शियस हैं। और कुछ भी होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, बुरे से बुरा वक्त आता है चला जाता है, लेकिन मैं वहीं का वहीं रहता हूँ। पेन आता है चला जाता है, प्लेजर आता है चला जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी आदमी थोड़ा सा रुक करके आराम से देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात यहाँ पर करी जा रही है, एवं अद्वितीय, ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि मैं तो सबसे अलग हूँ। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ करके समझोगे, और इसको सिर्फ तभी समझ सकते हो जब आप साउंड ऑफ साइलेंस को समझ पाओ। अगर आप ये देखो कि क्या ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, क्या ये सबसे सटल नहीं है? एक है कोई इमेजिनरी सब्सटेंस जिसके बारे में हम सोचते रहे कि हाँ यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसी और प्लैनेट पे एक सब्सटेंस होगा, मैं उसका बना हूँ। तो मैं उसका कैसे बन सकता हूँ? जिस सब्सटेंस का मैं बना हूँ वो यही होना चाहिए ना, मेरे सबसे पास होना चाहिए ना, मेरे सोचने से भी पहले वो मेरे पास होना चाहिए ना, मतलब मेरे थॉट का भी वो ग्राउंड होना चाहिए ना। तो दैट मीन्स इट मस्ट बी नियरर टू मी देन द नियरेस्ट। मेरे सबसे पास क्या है अगर मेरा थॉट नहीं है तो? आप आंख बंद करो और कुछ भी सोच सकते हो, इट इज सो नियर टू यू। एक वर्ड कितना पास है आपके, ओम। इससे भी पास आपके क्या है? ओम बोलने से पहले भी जो आपके पास में था वो सब्सटेंस है। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हो और इस सच को आप देख पाते हो, इसको रिलेट कर पाते हो उससे जो कि आपका एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं कॉन्शियस हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं अद्वितीय हूं। बट अद्वितीय अभी आप एकदम से मैं नहीं बोल सकते। पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर ये सब कुछ होने का और नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सबसे सटल है।
एक है ग्रॉस, कोई ग्रॉस आवाज है, कोई ग्रॉस सब्सटेंस है, कोई ग्रॉस पार्टिकल है. इज दिस समथिंग सटल और द सटलेस्ट दैट आई एम अवेयर ऑफ. जैसे स्पेस है, स्पेस से भी सटल क्या कहीं कुछ है. तो यहां पर अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना होगा कि ऐसा क्या है जो सबसे सटल है, जिसको हमारे सेंसेस नहीं पकड़ सकते हैं, जिसको हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं. तो इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ देते हो और इसकी गहराई को आप समझ पाते हो तो कमाल हो जाता है कि वो जो अद्वितीय है, वो जो इस पूरी क्रिएशन का सब्सटेंस है, वो ही बोध स्वरूप है और वो ही मैं भी है. तीनों जुड़ गया आकर के. दिस इज द बिगेस्ट ऑफ पजल्स जिसको सुलझाना होता है एक इंसान को. मतलब कि मैं वो है जो सब्सटेंस है इस पूरी की पूरी क्रिएशन का, और वो ही सब्सटेंस, कोई और सब्सटेंस नहीं, वो ही सब्सटेंस बोध स्वरूप है, विशुद्ध बोध स्वरूप है. दैट मीन्स वो ही सब्सटेंस कॉन्शियस भी है, कॉन्शियस ही है, और वो मैं ही हूं. व्हाट डज दैट मीन? एक है ये पूरी की पूरी क्रिएशन हमें दिख रही है, फॉर्म्स दिख रही है, अपनी ये बॉडी दिख रही है, और हमें ये भी पता है कि बॉडी कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहने वाली है. कितनी बॉडीज आई और कितनी गई, लेकिन उन सब बॉडीज का सब्सटेंस क्या है? मैं हूं. कैन यू सी द डेप्थ ऑफ दिस? कि ये जो बॉडी है ये नहीं रहेगी, लेकिन जिस सब्सटेंस की ये बॉडी बनी हुई है वो सब्सटेंस रहेगा. घड़ा नहीं रहेगा, टूट जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है वो रहेगी. तो इसका मतलब क्या है कि अब कल अगर ये बॉडी नहीं भी रहेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब्सटेंस जिसका ये सब कुछ बना हुआ है वो मिट जाए. अगर पूरा यूनिवर्स भी मिट गया, जिसको प्रलय बोलते हैं, साइंस कहती है बिग बैंग से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मान लो एक और बिग बैंग हुआ और ये यूनिवर्स मिट गया, तो क्या वो सब्सटेंस जिसका ये सब बना हुआ है वो भी मिट जाएगा? नहीं मिट सकता ना. बड़े से बड़ा बवंडर आ जाए, सुनामी आ जाए समुद्र में, सब कुछ तहस नहस हो जाए, क्या पानी मर जाएगा? पानी नहीं मरता. तो सब्सटेंस कौन है? मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं. समझ अपने आप को कुछ और रहा. एक्चुअल में सिर्फ वो सब्सटेंस ही है और कहीं कुछ नहीं है. और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ही सब्सटेंस कॉन्शियस भी है, कॉन्शियसनेस ही है. ये यूनिवर्स भी हो सकता है कल नहीं रहेगा, लेकिन वो सब्सटेंस रहेगा, मैं रहूंगा, कॉन्शियसनेस रहेगी. फिर क्या होगा? उसी सब्सटेंस से जब कंडीशंस चेंज होंगी, जब टाइम आएगा, बिकॉज दिस ऑल इज इन टाइम बट आई एम बियॉन्ड टाइम. द सब्सटेंस, द कॉज ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. सब बनेगा और सब मिटेगा. आज ये जो प्लैनेट है कल नहीं होगा. जब नहीं होगा तो इस पर जो लाइफ है वो कहां होगी? लेकिन जिस सब्सटेंस का ये प्लैनेट बना है, क्या वो सब्सटेंस भी नहीं होगा? सब्सटेंस तो होगा ना. वो कैसे मिटेगा? सटल हो जाएगा और सटल हो जाएगा और सटल हो जाएगा. मिटेगा कैसे? पानी को उबाल दोगे तो पानी मिट जाएगा क्या? सटल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो सब कुछ बदलता रहेगा. दिस इज द नेचर ऑफ द यूनिवर्स. तो ना मेरी कॉन्शियसनेस मिटी, ना जिस मटेरियल का मैं बना हूं वो मिटा, कुछ भी नहीं मिटा. क्या मिटा? फॉर्म भी मिटी नहीं है, फॉर्म चेंज हो गई है. सोने के गहने को आपने गर्म किया तो क्या सोना मर गया है? नहीं, सोने की फॉर्म चेंज हो गई है. तो वो जो फॉर्म्स हैं वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी किसमें? फॉर्मलेस में. फिर वापस से बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस व्हेन द टाइम इज राइट वापस से फॉर्म्स बननी शुरू होंगी. धीरे 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 प्लैनेट्स बनेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा. पूरी की पूरी एक साइकिल है. एंड अगेन व्हेन द कंडीशंस आर राइट, तो कुछ ऐसी फॉर्म्स बनेंगी जो रिफ्लेक्ट कर सकती होंगी. ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो मिरर के जैसा होगा, जिसमें वो कॉन्शियसनेस जो हर जगह है, वो जो फॉर्मलेस है, वो उस मिरर में
और फॉर्म्स को देख पाएगी। अब अगर ये बॉडी ना भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जितनी भी बॉडीज़ हैं, जहाँ भी जितनी भी फॉर्म्स हैं, ये बॉडी नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद भी और फॉर्म्स रहेंगी। कुछ साल बाद जब ये फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ और फॉर्म्स होंगी। वो खुश हो रही होंगी, उनको अपने होने का एहसास हो रहा होगा। एक है मेरा होना, उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है। एक है होने का एहसास जो इस फॉर्म से जुड़ा है। लेकिन गलती हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने होने को भी इस फॉर्म से जोड़ दिया है। होने के एहसास को जोड़ते हैं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा होना शिफ्ट होता है इस फॉर्म से फॉर्मलेस की तरफ, तो हमारे होने का एहसास भी शिफ्ट हो जाता है। कैन यू सी द डेप्थ ऑफ दिस? वो एहसास फिर सिर्फ इस फॉर्म तक नहीं रहता है, वो सारी फॉर्म से जुड़ जाता है। क्योंकि सारी फॉर्म्स किस में है? फॉर्मलेस में है। होने का एहसास किसको होता है? फॉर्मलेस को होता है। जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है उसको होता है। तो जैसे ही मेरा मैं ठीक जगह पर गया, मेरा मैं वहां पर गया जहां पर मैं एक्चुअल में हूं, तो अब ये सारी की सारी फॉर्म्स मेरी हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा। ये सारी फॉर्म्स अगर फॉर्मलेस की नहीं है तो किसकी है? मैं कहां तक एक्सपैंड कर गया? इन्फिनिटी तक। मैं हूं, वो मैं हूं अब किस पे टिका हुआ है? उस सब्सटेंस पे जिसका ये सब कुछ बना हुआ है। वो मैं हूं किस पे टिका हुआ है? कॉन्शियसनेस पे टिका हुआ है। क्योंकि एक्चुअल में मेरी आइडेंटिटी क्या है अगर कॉन्शियसनेस नहीं है? तो मैं आपसे पूछूंगा आप क्या हो? आप बाद में बोलोगे मैं ये हूं, मैं वो हूं। बीच के उसको सबको हटा दो। सबसे पहले आप बोलोगे मैं हूं। जो भी इन दोनों के बीच में लगा रहे हो ना, मैं और हूं के, वो सब झूठ है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। बीच के सबको हटा दो, फिर मैं हूं को देखो। तो अगर आपकी आइडेंटिटी सही जगह पर आ गई तो ये सब कुछ मुझ में ही तो है। सारी फॉर्म्स मैं ही तो हूं। सब फॉर्म्स के थ्रू जो अपने होने का एहसास हो रहा है मुझे ही तो हो रहा है। कि इस फॉर्म के मिट जाने से या इस फॉर्म के रहने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? सबको जो अपने होने का एहसास हो रहा है वो मुझे ही हो रहा है। इस फॉर्म के जाने के बाद में कहीं पर पहाड़ों पर कुछ बच्चे नाच रहे होंगे, बारिश में झूम रहे होंगे, तो कोई सुध-बुध नहीं होगी, मस्त होंगे। उन्हें क्या लग रहा होगा कि मैं खुश हो रहा हूं। बच्चों को वही लगेगा ना जो इस बच्चे को लगा, जो आपको लगा, जो मुझे लगा। उन्हें क्या लग रहा होगा? मैं खुश हो रहा हूं। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगता रहे। एक्चुअल में बारिश के होने का एहसास किसको हो रहा है? जो बारिश की बूंदें स्किन को टच कर रही है, उसको टच होते ही एक फीलिंग होती है, एक सेंसेशन होती है, अपने होने का एहसास होता है। वो किसको हो रहा है? मुझे ही तो हो रहा है। तो मैं नहीं मरूंगा, मैं मर सकता नहीं हूं। ना मेरे होने का एहसास मरेगा, ना ये यूनिवर्स मरेगा। तो क्या मरेगा? कुछ भी नहीं। एक है मेरा होना जो है मेरा स्वरूप। मैं चाहूं भी तो नहीं हो सकता। मैं हूं। इट इज चॉइसलेस। इंस्ट्रूमेंट्स बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे। जैसे जब तक बल्ब एक ठीक होता है तब तक उसमें से लाइट आ रही होती है। बल्ब फ्यूज हो जाता है तो लाइट आनी बंद हो जाती है। देयर इज नथिंग मिस्टिकल अबाउट इट। ये सब इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा है, कॉन्शियसनेस से नहीं जुड़ा है। लोग अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। लोग कहते हैं कि इस बॉडी में से कॉन्शियसनेस चली गई है। कॉन्शियसनेस नहीं गई है, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है, बल्ब फ्यूज हो गया है। इमेजिन करते रहते हैं कुछ का कुछ। बड़ा सिंपल है, इसमें इमेजिन क्या करना है? कोई बॉडी दिख रही है, उसको काट दो तो उसमें से कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट नहीं होगी। कॉन्शियसनेस होगी लेकिन मैनिफेस्ट नहीं होगी। जैसे कैमरे को तोड़ दिया तो उस कैमरे में से नहीं दिखेगा। इतना सिंपल है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब कुछ इतना सिंपल है। सिंपल चीज को ही तो देखना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड चीजों में बड़ा मजा आता है। मुझे ये बॉडी क्यों मिली? क्योंकि मैंने पुराने जन्मों में कुछ कर्म किए, अच्छे और बुरे कर्म किए। उन कर्मों के अकॉर्डिंग मुझे ये बॉडी मिली। सब अंधविश्वास की बातें हैं।
The moment you inquire, you see that there is nothing of this sort. This is all crap. There is no reality in it. क्यों हम चीज़ों को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, फिर खुद ही उसमें फंस रहे हैं जा करके। लोगों को जस्टिफिकेशन चाहिए, तो वो लोग जो सो कॉल्ड गुरु हैं उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, कर्म का कॉन्सेप्ट बना दिया। कोई आकर के पूछता है मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हो रहा है, उसके साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है, वो इतने अमीर घर में पैदा हुआ है, वो इतने गरीब घर में क्यों पैदा हुआ है, उसने इतने दुख क्यों भोगे, उसने इतने सुख क्यों भोगे। तो लोगों ने कॉन्सेप्ट्स बना दिए। पहले तो वो खुद आलसी है, दी सो कॉल्ड गुरुज। कौन समझेगा इतना डीप में जा करके, जो बुक में लिखा है बस वहीं तक देखो, उसके आगे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कौन दिमाग लगाएगा, सब मैकेनिकल है। बहुत डीप में जाना पड़ता है इसके लिए, बहुत एफर्ट करना पड़ता है। और प्लस चलो उनको खुद को समझ आ भी गया, तो जो लोग आ रहे हैं उनको खच्चरों को कौन समझाएगा बैठ करके, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। इससे अच्छा क्या है, तुमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इस वजह से तुम्हारे साथ में बुरा हो रहा है, उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे उसके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है। तुम अब अच्छे कर्म करो तो तुम्हारे साथ में कुछ अच्छा होगा, बुरे कर्म मत करो नहीं तो फिर बुरा होगा, फिर एक बुरा घर मिलेगा। बकवास बात है, क्योंकि रियलिटी क्या है, कितनी सिंपल है देखने की। कोई बच्चा कहता है मेरे साथ में बुरा क्यों हो रहा है, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो उससे पूछेंगे बुरा किस वे में, वो कहेगा फिजिकली मेरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, तो साइंस उसका टेस्ट करेगी और बताएगी आपको पोलियो है। पोलियो क्यों है, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको बचपन में वो खुराक नहीं दी थी जो देनी होती है। तो पोलियो किसकी वजह से, आपके माँ बाप की वजह से है, उन्होंने खुराक नहीं दी, आलसी हैं आपके माँ बाप। ये फैक्ट है, इसमें देयर इज नथिंग टू क्वेश्चन अबाउट। या फिर वो बच्चा कहेगा मैं इस घर में पैदा क्यों हुआ, क्यों हुए, क्योंकि उसी घर में आपकी माँ शादी करके उस घर में आई, आपके माँ बाप ने उस घर में सेक्स किया, तो आप उस घर में पैदा हुए। आप अपने माँ बाप की ही कॉन्टिन्यूएशन हो। देखो अपने आप को ऊपर से नीचे तक, अपनी बॉडी को देखो, अपने फीचर्स को देखो, कितना सिंपल है ये सब कुछ समझना। तो मैं गरीब क्यों हूं, सच क्या है, क्योंकि आपके माँ बाप गरीब हैं। मेरे माँ बाप गरीब क्यों हैं, क्योंकि उनके माँ बाप गरीब थे, या हो सकता है उनके माँ बाप अमीर थे, लेकिन आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आपके माँ बाप ने कुछ गलत कर्म किए जिस वजह से वो जो आपके दादाजी ने कमाया था वो सब लुटा दिया, इसलिए आप गरीब हो। मुझे अमीर बनना है, आप अच्छे कर्म करो, अमीर बन जाओ। उस लड़की के साथ में इतना बुरा क्यों हो रहा है, जो सोसाइटी में रेप हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो जिन्होंने रेप किया उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो ठीक नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर कमी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। उनके अंदर मॉरल वैल्यूज को डालना पड़ेगा अच्छे तरीके से अंदर तक। अगर वो डाला जाता तो सिर्फ पढ़ाई 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 थ्योरी पे जोर नहीं दिया जाता, मॉरल वैल्यूज पे भी जोर दिया जाता, तो ये काम कभी नहीं होता। और ये काम सिर्फ स्कूल में नहीं होगा, घर में भी होगा। मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, पूरी की पूरी सोसाइटी। पुलिस अगर अपना काम बहुत अच्छे से करे, जो पनिशमेंट है वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो, कोर्ट अपना काम ढंग से करे, तो रेप होना बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इन सब में क्या है कि इट इज सो सिंपल एंड इट इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि लोगों को मजा नहीं आएगा ये सब बातें सुनने में। देयर इज नथिंग मिस्टिकल अबाउट इट। तो गुरु को बोलेंगे इसमें फिर तुम्हारा क्या रोल है, फिर हम तुम्हारे पास क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे को आकर के इतनी दक्षिणा क्यों दे रहे हैं, क्यों तुम्हारे पैरों में पड़े रहते हैं, कुछ ऐसा बताओ जो हमें नहीं पता। ये सब तो हमें पता है, ये तो सब हमें दिख रहा है, तो कुछ ऐसा बताओ। तो अब गुरु कहानियां सुनाएगा, मुझे देखने दो तुमने क्या किया था, अरे तुमने ये किया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उस गुरु को खींच करके थप्पड़ मारना चाहिए कान के नीचे, बोलना चाहिए आपने कुछ गलत किया था, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, आपने कर्म किए हैं ना, मैं कहां कर रहा हूं। आप बताना जरा आपने ऐसा क्या किया था कि आपको ये पनिशमेंट मिली और मैं जलती हुई सलाखें लेकर के आ रहा हूं, आपकी आंख के अंदर डाल रहा हूं। ऐसा क्या किया था आपने, इतने आपको बुरे फल भोगने पड़ रहे हैं, क्यों आप अपने आप को बचा रहे हो, ये तो आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। क्यों मुझे पनिश कर रहे हो, तो आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। तो फंस जाएंगे। अगर मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूं, इसका मतलब आपने जरूर मेरे साथ में पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरा किया होगा। तो ये सब थ्योरीज है। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस, इन थ्योरी से बाहर आना होगा, चीजों को एज इट इज देखना होगा, कामली, कूलली, पेशेंटली। मतलब यहां से क्या हुआ, लॉ ऑफ कर्मा पूरा का पूरा ढह गया। लॉ ऑफ कर्मा आप कहां तक है, जो अभी हक कर रहे हो उसके आपको फल मिलेंगे। मतलब इट इज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड।
आपको एक बीमारी है, दवाई खा लो, बीमारी ठीक हो जाएगी, सिंपल। बीमारी कोई और है, दवाई कोई और खा रहे हो तो ठीक नहीं होगे। तो चाहे आप जानबूझ करके करो चाहे अनजाने में करो, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मैंने अनजाने में गलत दवाई खा ली, फल तो फिर भी मिलेगा। और अगर इसको ब्रॉडर विजन को, इसकी जो अष्टावक्र गीता की ब्रॉडर विजन है, जो रियलिटी है उसकी ब्रॉडर विजन है, अगर उसको आप समझ पाओ, वो क्या है, जो भी मैं कर्म करने वाला हूं उसका असर इस पूरी दुनिया पे होने वाला है। मैं जो भी कुछ करने वाला हूं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर सबके ऊपर होने वाला है। ये सिंपल लॉ ऑफ कर्मा है। और जो दूसरे करने वाले हैं उसका असर मेरे पे होने वाला है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। दिस इज सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहां तक कोई सोच नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोच अपनी बॉडी में ही अटकी पड़ी है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। मेरे साथ में सही होना चाहिए, किसी और के साथ में कुछ गलत भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मुझे टॉप करना है, बाकी बच्चे फेल होते हैं, हो जाएं। मुझे प्रमोशन चाहिए इस कंपनी में, बाकी लोग मरते हैं, मर जाएं। स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। तो अगर जेन्युइनली आप कभी फ्यूचर में कुछ भला करने का सोच रहे हो इस दुनिया का, तो पहले अपनी विजन को बड़ा करो, तब आप भला करने का सोच सकते हो। नहीं तो जो आपका भला भी करना होगा उसके अंदर भी आपका कोई ना कोई हिडन मोटिव होगा, कोई एजेंडा होगा, एक सेंटर होगा जहां से आप एक्ट कर रहे होंगे। वो सेंटर क्या है कि मैं वही कर रहा हूं जो मेरी इस बॉडी के लिए ठीक है। क्या भला करोगे, बाकी का बाद में देखें।